बच्चों, हम लोग 2010 से लेकर 2021 तक के बोर्ड के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये चैप्टर 2 है आपका एनसीईआरटी का। तो दिस इज चैप्टर 2। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बोर्ड के 2010 से 2021 तक के। तो ये क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान देना। 34 क्वेश्चन जो है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 लोकेटेड एट R1, R2, R3 विथ रेस्पेक्ट टू द कॉमन ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एक कॉमन ओरिजिन है। अब 3 पॉइंट है कहीं पर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, कोई होंगे 3 पॉइंट। यहां पर Q1 चार्ज है, यहां पर Q2 चार्ज है, यहां पर Q3 चार्ज है। पॉइंट 1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर है, और पॉइंट 3 का पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर है। ओके, हमें इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। देखिए हमने आपसे कहा था जब पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेज, तो उसमें हम क्या करेंगे, सभी चार्जेज का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। देखिए मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं 1 2 3 चार्जेस की। U इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23। बस यहाँ पे 3 ही पेयर बनेंगे। 1 2 3 3 चार्ज है तो 3 ही पेयर बनेंगे, है ना। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 2, यानी कि Q1 Q2, और ये आएगा R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 एंड R13 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस होती है बेटा। अब अपने को इन्होंने पोजीशन दिया है तो हम इनके पोजीशन के फॉर्म में ही आंसर देंगे। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस फॉर्म में सवाल दिया है आपका जवाब उसी टर्म में आना चाहिए। तो सवाल वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने आपसे कहा है 1 2 3 चार्जेज हैं, 1 2 3 उनके पोजीशन वेक्टर है, यानी आपका जो आंसर आएगा उसमें वही चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आंसर लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। Q1 Q2 R12 वेक्टर को मैं लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस Q1 Q3 R13 पोजीशन वेक्टर को मैं लिखूंगा R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस Q2 Q3, इसको मैं लिखूंगा R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 मार्क के क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। बेटा ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। यस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, है ना। तो क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं इसलिए अब इसको करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आपको प्रीवियस जो है ना, जो मेरे लेक्चर आए हैं 1 और 2, उसमें ये मिल जाएगा। पता है क्या था, मैं याद दिला देता हूं। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज करस्पॉन्डिंग टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। अब की बार में इन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। मुझे ध्यान है कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 35A में अभी जो क्वेश्चन है वो ये था कि आपका x इधर था, y इधर था और z इधर था, है ना, और ये z। इस बार इन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी, राइट। तो आप ये कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेज equipotential surfaces are perpendicular to z axis, that is parallel to xy plane, xy
एक्स वाई प्लेन, ये पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, बट इक्विडिस्टेंट है ना, एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field. So these equipotential surfaces will be equidistant. देखो आप लोग है ना, अगर मेरे पिछले लेक्चर जो कि आ गया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन उसमें नॉन यूनिफॉर्म था और उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। तो बेटा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस समय मैंने इसमें क्या किया था वो मैं बता देता हूं। उस समय हमने ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो बनाए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग थी तो हमने पोटेंशियल सरफेसेज तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलली बनाया था, लेकिन पहला दूर रखा था, दूसरा वाला थोड़ा पास रखा था, तीसरा वाला और पास रखा था, चौथा वाला और पास रखा था, पांचवा वाला और पास कर दिया था। इस तरीके से करते चले गए थे। अब बात को समझिए, हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेज की डिस्टेंस घटाते चले जाएंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेज डिक्रीज होता चला जाता है, राइट। ये वो सवाल था, यहां वाला तो अभी जो हमने किया था वही था, राइट। चलिए बी वाला देखिए, derive an expression for the electric potential at any point along the axial line of electric dipole. Axial line of electric dipole पर हम पोटेंशियल ड्रॉप कर चुके हैं, एक बार डिराइव कर दिया है, वही डिराइव होगा, वैसा का वैसा होगा, वही स्टेटमेंट होंगे, वही लॉ होंगे, सब कुछ वो के वो होंगे, है ना, यानी कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये एक्चुअली बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट काफी होते हैं, तो आपको 70% 60% क्वेश्चन वापस से बार बार वही मिलते हैं। चलिए 36, 4 point charges Q Q Q are placed at corners of a square of side A as shown in the figure. तो ये फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। देखो जी, हम एक काम करते हैं, इस चार्ज Q को ले लेते हैं, इस पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, और ये चारों के चारों चार्ज जो है पॉजिटिव है क्या? बिल्कुल, चारों के चारों चार्ज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, कहीं भी किसी को नेगेटिव नहीं कहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये Q इसको रिपेल करेगा, ये Q भी इसको रिपेल करेगा, और ये Q भी इसको रिपेल करेगा, है ना। तो मैं कहूंगा कि 36 क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं मैं, ये आपका स्क्वायर है, कैपिटल Q, स्मॉल Q, और फिर कैपिटल Q, और फिर स्मॉल Q, ऐसा है ना। अब देखिए, दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज, तो इट इज F1। F1 को मैं कह दूंगा K Q Q अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि A इज द साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, A इज द साइड ऑफ स्क्वायर दे हैव गिवन। ओके, इसका जो फोर्स आएगा ये आएगा F2 बराबर K Q Q अपॉन A स्क्वायर, ये Q इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स आएगा F3, ये बराबर आएगा K Q Q अपॉन अंडर रूट 2R A का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस विल बी रूट 2A। अब देखो इनका रिजल्टेंट लिखेंगे हम इनका क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट लिखेंगे। तो आई एम राइटिंग द रिजल्टेंट वन। तो देखिए मैं रिजल्टेंट को क्या लिखूंगा, F को मैं लिखूंगा नेट, F टोटल, बेटा K को मैं कॉमन ले लूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे हम। फाइनल आंसर हम हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में ही देंगे, ये ध्यान रखना। तो Q अपॉन A स्क्वायर आई कैप प्लस Q अपॉन A स्क्वायर, ये मेरे को लग रहा है माइनस J कैप है, माइनस J कैप प्लस। अब जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है वो है K, वो अगला वाला जो टुकड़ा है वो ये है 2A स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट। और इसकी जो है ना वेक्टर जो आएगी वो आप समझ रहे होंगे कि क्या आएगा इसका वेक्टर। इसका वेक्टर जो है आपका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आएगा। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है?
इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है माइनस आई कैप अपॉन रूट टू माइनस जे कैप अपॉन रूट टू, यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर। अब देखिए आप अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इस के को आप यहां से हटा दीजिए क्योंकि के हमने बाहर कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, तो वी हैव ऑलरेडी टेकन क्यू एज द कॉमन, के एज द कॉमन, राइट। आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म में, तो आप देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा, तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दूंगा √2 क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और वो वाला तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा वैसे ही क्योंकि ये 1/2 स्क्वायर है, तो उसको आप सीधा लिख दीजिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इन्होंने फोर्स ही पूछा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप a स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, कैपिटल क्यू को भी आप यहां कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा √2 क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 2, ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका उसको समझिए, बड़ा आसान सा सवाल है। आपके इन्होंने 4 चार्ज रखे थे, हमें किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना था। किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों के रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट किया, इन दोनों का रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट किया और इन दोनों का रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट किया। बट नेचुरल है कि ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स √2 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस √2a है, तो इसका रिजल्टेंट आया है प्लस के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। यानी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस थोड़ा सा ये होता है कि अगर आपने वो लिख दिया है तो लिख देने से ये होगा कि जो आपकी नोटबुक चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, वो थोड़ा सा इंप्रेसिव हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे के क्यू कॉमन नहीं आया ना, केवल एक ही चीज कॉमन आएगी, है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए वापस से एक बार, फिर से अच्छी तरह से लिखो इसको कि दिस विल बी इक्वल टू के कॉमन आएगा, क्यू कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा और √2 क्यू अंदर जाएगा प्लस कैपिटल क्यू बाई 2 बाहर आएगा, राइट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब आपके 4 चार्ज हैं तो आपको 4 चार्जर के पेयर बनाने पड़ेंगे, जितने भी बन जाए, जितने भी बन जाए। तो देखिए मैं अगर इनके नंबर कर दूं चार्जेस के कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, आप ऐसा पेपर में बना भी सकते हैं, वहां पे डायग्राम बना करके आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4, राइट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कहूंगा यू टोटल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे हम यू टोटल। अब यू टोटल को पता है मैं क्या लिखूंगा, U12 प्लस U13 प्लस U14, दो के पेयर बना रहे हैं ना। फिर U12 13 के बाद में फिर लिखेंगे U23 U24, फिर लिखेंगे U34, इस तरह से आपके 6 पेयर बन जाएंगे। तो ये आपकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना 6 बार आएगी कंप्लीट। तो देखो के क्यू क्यू अपॉन 1 2 के बीच की डिस्टेंस बताओ, ये a, फिर के 1 3 के बीच की लीजिए, के क्यू क्यू 1 3 के बीच की डिस्टेंस होता है √2a, फिर 1 4 का लीजिए, के क्यू क्यू अपॉन a आ गया, फिर आप लिखिए के 2 3 का के क्यू क्यू अपॉन a आ गया, है ना। फिर लीजिए 2 4 का के क्यू क्यू अपॉन 2a √2a आ गया, 3 4 का लिखिए के क्यू क्यू अपॉन a आ गया। अब आप देखिए यहां पर मैं इसका रिजल्टेंट लिखने जा रहा हूं, तो मुझे लिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहे हैं वहां पे, 4 के क्यू क्यू अपॉन a प्लस ट्वाइस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, नहीं ट्वाइस नहीं आएगा, के क्यू स्क्वायर एक एक आएंगे, ये तो एक एक आएंगे बेटा √2a, क्योंकि एक एक ही है ना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज कमिंग दिस 4k अपॉन a क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर। अपन ने 4 को बाहर निकाल दिया क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं। 4 को बाहर क्यों निकालते हो? केवल k को निकालिए, केवल k को निकालो बेटा। k को निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। अब आप इसको लिख दीजिए 4q अपॉन a प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2। ये इस तरह से आएगा, है ना? तो इस तरह से आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बड़े मतलब ये सवाल जो है रिपीट हो रहे थे, जैसे ये सवाल भी रिपीट ही था, ये सवाल भी रिपीट ही था, ये अलग सवाल था क्योंकि पहले जो आए थे ना वो पॉजिटिव नेगेटिव में थे शायद, है ना? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। 3 पॉइंट्स q minus 4q and 2q are placed at the vertex of equilateral triangle ABC. Obtain the expression for the magnitude of the resultant electric force acting on charge q. Okay, acting on charge q. इस पर बेटा टोटल आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना। देखिए ये सवाल वापस से रिपीट होकर के आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है हमने चैप्टर 1 में भी किया था, तो दिस इज दी सेम क्वेश्चन एज वी हैव डन इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम ये सवाल कर चुके हैं, बिल्कुल उसी अप्रोच से, उसी स्टेप से आपको सवाल करना है। आपको ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सवाल सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 2q इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर आएगा। ये -4q इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर आएगा। आप इसको बाकायदा एक्स वाई के टर्म में लिखिए, आई कैप जे कैप के टर्म में। आप यूनिट वेक्टर लिखिए पूरा, आपके पास में आई कैप जे कैप के टर्म में आंसर आएगा। फिर आई कैप जे कैप के टर्म में आंसर आएगा, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं लास्ट में जाकर के, ठीक है? तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर 1। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज। ये एक अच्छा सवाल है। यहां पर आपके 3 पेयर हो रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए 37 का मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। वर्क आएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आएगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? एक्चुअली आप ये लिख भी सकते हो एक लाइन यहां पर चाहो तो, कि वर्क डन टू डिसोशिएट any system is equal to negative of potential energy, negative of total potential energy। हमेशा यही होता है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो रूल है ना कि वर्क डन टू डिसोशिएट एनी सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चैप्टर्स में अप्लाई होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई होगा, एटम्स में भी अप्लाई होगा, मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई होगा यही रूल, वर्क पावर एनर्जी में भी यही रूल अप्लाई होता था 11th क्लास में। सब जगह एक ही रूल अप्लाई होगा, यानी अलग अलग रूल्स नहीं होंगे। अब देखिए यहां पर आपका तो वर्क आएगा आपका नेगेटिव ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं नेगेटिव ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार जिससे आपको क्लियर रहे। 1 2 1 3 U 2 3, बस खत्म का, ठीक है ना? तो आप दो के पेयर लेके बनाते चले जाइए, K Q 2Q अपॉन A, है ना? फिर देखिए K Q -4Q अपॉन A, ओके। फिर प्लस K -4Q 2Q अपॉन A, दिस इज योर आंसर। बस यही आपका आंसर है। अब ये माइनस माइनस प्लस में बदलेगा तो हम लास्ट में बदल देंगे। फिलहाल आप -KQ को कॉमन लीजिए, -KQ स्क्वायर कॉमन लीजिए और A को भी कॉमन ले लीजिए। तो जब आप -KQ स्क्वायर अपॉन A को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2, -KQ स्क्वायर अपॉन A को कॉमन लिया ना, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -8। आप चेक करें तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम प्लस तो आना ही है क्योंकि हमने माइनस माइनस प्लस किया है अपॉन A। प्लीज चेक करिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक करो। -8 -4 -2, तो ये -12 और 10 आ गया, तो ये 10 आ जाएगा।
देखिए मेरे को सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आंसर दे रहा हूं बेटा। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो दैट विल नॉट बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ होती है तो, कंसेप्ट में गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी है, ठीक है। कैलकुलेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, derive the expression for the electric potential due to an electric dipole at a point on axial line। बेटे ये सवाल भी आपका हम पिछले वाले में ही कर चुके हैं, ये एक्चुअल में रिपीट सवाल आ रहे हैं, ये सवाल भी आपका हो चुका है, चेक करिए। अगला वाला है डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल डिफाइन कर चुके हैं हम। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंगल चार्ज की ड्रॉ कर चुके हैं कि एक चार्ज के चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस होती है, हाँ? In a constant electric field z direction, y equipotential surface about single charges are not equidistant। देखो एक बात सुनो, एक तो ये वाला जो है ना in a constant electric field in z direction, ये हम अभी पिछले सवाल में भी समझा चुके हैं। पिछला सवाल यही था, ये रहा, ठीक है ना। तो और ये पहले भी हम ड्रॉ कर चुके हैं, इससे पहले भी पिछले वाले लेक्चर्स में। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं मैं, ठीक है। y इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अबाउट अ सिंगल चार्जेस आर नॉट इक्विडिस्टेंट। उसका कारण है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है दूर होती चली जाती है, क्योंकि सिंगल पॉइंट चार्ज, देखिए जैसे ये मान लो सिंगल चार्ज है तो इसके v का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq अपॉन r। इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, फिर दूर दूर होती चली जाएंगी, फिर दूर दूर होती चली जाएंगी। हाँ जी, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, फिर दूर दूर होती चली जाएंगी, है ना। और जाओगे दूर तो और दूर दूर होती चली जाएंगी, और दूर दूर होती चली जाएंगी, और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, ऐसे 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 होती चली जाएगी, समझ रहे हो, दूरियां बढ़ती जाएंगी। चलिए, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? नो। इसका भी लॉजिक, इसको भी ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो हम जो है इसका भी लॉजिक दे चुके हैं, ठीक है। फिर पुराने वीडियो देखिए, पुराने वीडियो देखिए इसी चैप्टर के, सेम चैप्टर के। अगला सवाल देखिए, depict the equipotential surfaces for a system of two identical positive charges placed d distance apart। बेटे ये भी हम बना चुके हैं पहले से ही। तो एक्चुअल में ये सवाल मैं क्यों दिखाता हूं, मैं इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि दोबारा दोबारा सवाल आते हैं बोर्ड में। तो आपने एक बार कर लिया तो बस वही बार बार करिए। नेक्स्ट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द, ये मतलब हम कर चुके हैं, है ना। पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस है बेटा, पॉजिटिव चार्जेस के कारण आपको क्या बनाना है, वो बनानी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लें, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, वही सब कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। Deduce the expression for the potential energy of a 2-point charges Q1 and Q2 brought from infinity to a point with position R1 and R2 respectively in presence of an external electric field। अच्छा, अब देखिए ये वाला जो सवाल है ना, ये अच्छा सवाल है, ये हमने पहले नहीं किया तो आज इसको हम अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। दो चार्जेज हैं बेटा जो पहले इंफिनिटी पर थे, बाद में उनको R1 R2 पर लाया गया है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहला है कि आप दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। तो सुनिए, यू इनिशियल के Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस Q1 इंटू वी एट इन्फिनिटी प्लस Q2 इंटू वी एट इन्फिनिटी। तो यू इनिशियल, तो यू इनिशियल इज व्हाट, U initial is potential energy at infinity, potential energy at infinity।
तो ये आ जाएगा 0 प्लस बेटा Q1 इंटू वी इंफिनिटी भी 0 होता है ना, Q2 इंटू वी इंफिनिटी भी 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। इनिशियली इंफिनिटी पर थे तो इंफिनिटी पर थे तो 0 हो गए, राइट। अब अपन बात करेंगे यू न्यू, जो अब पोजीशन बनने वाली है। अब जो पोजीशन बनने वाली है उसमें आएगा के Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि इन दोनों चार्जेस को इन्होंने R1 और R2 पोजीशन पर लेकर के आए हैं, तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी R12, हमने वो लिख दिया है। आगे देखिए प्लस Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2, ये आएगा। वन पोटेंशियल पर चार्ज, वो सॉरी, तो वन पोटेंशियल पर वो चार्ज है, पॉइंट नंबर 1 पर पोटेंशियल, पॉइंट नंबर 2 पर पोटेंशियल, तो क्या आएगा ये यू न्यू आएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन R12 को हम बोलेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखिए, प्लस हमेशा 1 2 को ऐसे बोला जाता है Q1। अब देखिए V1 जो होता है ना बेटा, V1 क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो पोटेंशियल सेम आएगा, पोटेंशियल आएगा E इंटू R1 प्लस Q2 इंटू E इंटू R2, ये आपका पोटेंशियल आएगा, है ना, यस। E बराबर होता है V अपॉन R, तो ये E इंटू R1 E इंटू R2, ये आपका आंसर आ गया, यानी ये आपका सेकंड वाले का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 41, 2 point charges Q and minus Q. 2 point charges Q and minus Q are located at points 0 0 minus A and 0 0 A respectively. अच्छा, मतलब ये Z एक्सिस पे रखे हैं बेटा। Find the electrostatic potential at this and this. Very good. A B C D, बड़े अच्छे सवाल है। 41 क्वेश्चन इज द वेरी गुड क्वेश्चन, और ये मतलब एकदम नया सवाल है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। देखिए 41 क्वेश्चन, एक मिनट में मिटा देता हूं इसको। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 41 करने जा रहा हूं मैं, देखो 2 point charges Q and minus Q are located at points 0 0 माइनस A 0 0 A, यानी कि Z एक्सिस पर रखे हैं, तो हम ऐसा करते हैं Z एक्सिस यहां बना लेते हैं, हम लोग प्लान करके इसी तरह ऐसे एक्सिस बनाते हैं, ओरिजिन यहां बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई बेटा, और इधर की तरफ वाई एक्सिस हो जाएगी, राइट, ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ वाई एक्सिस हो जाएगी, है ना, ये जेड एक्सिस है। सबसे पहले हम दो चार्ज रख देते हैं, एक 0 0 माइनस ए पर रखते हैं, 0 0 ए पर रखते हैं। 0 0 माइनस ए पर इन्होंने चार्ज रखा है प्लस क्यू रखा है ना, और यहां पे माइनस क्यू रखा है। अब देखो सवाल वाला जो कह रहा है ना, हम वही करेंगे। क्वेश्चन वाले ने प्लस चार्ज को माइनस ए पर रखा है, तो प्लस चार्ज को मैंने माइनस ए पर ही रखा है। क्वेश्चन वाले ने माइनस क्यू चार्ज को प्लस ए पर रखा है, तो मैंने भी वही रखा है। आप उल्टा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, है ना। तो अब इसका जो मोमेंट ऑफ आएगा, डायपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगी। इन्होंने कहा है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालिए 0 0 जेड पर, यानी जेड एक ऐसा पॉइंट है, यहां पर हम मान लेते हैं जेड पॉइंट, ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी आएगी बेटा, यहां से इसकी डिस्टेंस आएगी जेड माइनस ए, ओके। इसी पॉइंट की डिस्टेंस यहां से कितनी आएगी, यहां से आएगी जेड प्लस ए, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस जेड है, तो माइनस क्यू से आ गई जेड और इससे आ गई जेड। अब देखिए ए वाला आंसर का जवाब दे रहा हूं मैं आपका। सबसे पहले ए वाला क्वेश्चन, ए वाले का आंसर लिख रहा हूं मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं सीधे, है ना। V इक्वल टू के माइनस क्यू जेड माइनस ए प्लस के प्लस क्यू जेड प्लस ए। अब आप देखिए हम इसके आंसर को बदल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही पोजीशन बनाई है, तो आंसर में नेगेटिव ही आएगा, ठीक है।
तो 1/4πε0 आप क्या करेंगे, माइनस क्यू को यहां निकाल दीजिए, निकाल दो माइनस क्यू को बाहर, है ना। ये आएगा 1/z माइनस ए माइनस 1/z प्लस। अब कैलकुलेट कीजिए आप, तो बड़ा ये आएगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, जेड प्लस ए आएगा बेटा, माइनस जेड प्लस ए आएगा। कुल मिलाकर के ये आपका जेड से जेड कट जाएगा। यहां पर रिजल्टेंट फिगर में बात आ रही है कि माइनस ट्वाइस क्यू ए आएगा ये, और 1/4πε0 आएगा, और जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस पी अपॉन 4πε0 ε0 तो आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर आ गया, है ना, ए वाला फर्स्ट आंसर। बी देखिए आप, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस अलोंग एक्स एक्सिस। नहीं, एक मिनट, इसके अंदर एक पार्ट और है, एक्स वाई भी तो है ना इसका, एक्स वाई के ऊपर भी निकालना है। अब ये एक्स वाई जो पॉइंट है ना, ये पता है इक्वेटोरियल लाइन पर होंगे इस डायपोल, है ना। मेरे को लगता है कि जैसे अगर हम इसको डेराइव किया जा सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पर हम है ना आर डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं कर देता हूं इसको तेज स्पीड से। इक्वेटोरियल लाइन है ना, तो आप लिखेंगे पॉइंट एक्स वाई will be on equatorial line, on equatorial line, वो इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, ठीक है। अब देखिए जब एक्स वाई इक्वेटोरियल लाइन पर होगा तो मैं कहूंगा कि ये आपका प्लस क्यू था और ये आपका माइनस क्यू था। अब हम इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस ले लेते हैं, आर डिस्टेंस ले लेते हैं। जब आर डिस्टेंस लेंगे तो आर डिस्टेंस के ये वाली डिस्टेंस आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल है का, एंड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्शन पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। स्केलर क्वांटिटी जब होती है तो हम डायरेक्शन को बिल्कुल आंख मूंद लेते हैं, डायरेक्शन की तरफ से कुछ नहीं करते, अकल ही नहीं लगाते डायरेक्शन में। तो हम सीधे सीधे v की वैल्यू लिख देंगे। देखो मैं v की वैल्यू लिख रहा हूं, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये आएगा जीरो, जीरो बिल्कुल आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी जीरो। तो लिखिए आप यहां पे इसका आंसर कि हेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट और ऑन एनी पॉइंट on equatorial plane will be what? जीरो। ये तो जीरो ही होना है बेटा, क्या होना है? जीरो ही होना है हर हालत में। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखो यहां पर फिर एक बात देखिए, ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, डायपोल की, इसी डायपोल की बात कर रहे हैं। अब ये एक्स पॉइंट एक्स वाई पॉइंट ये तो बेटा हमेशा ही इक्वेटोरियल प्लेन में होंगे ना, यस। तो देखो बी वाले का आंसर भी बड़ा सिंपल सा आ रहा है, बड़ा सिंपल सा, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स वाई प्लेन जो है वो हर हालत में इक्वेटोरियल प्लेन है। तो इक्वेटोरियल प्लेन है तो इक्वेटोरियल प्लेन पर तो पोटेंशियल जीरो है। एज द पोटेंशियल इज जीरो, आप देखिए इसका, हाँ बी का आंसर, बी का आंसर, एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो,
is 0 for all points. All points, as the electric potential is 0 for all points on the equatorial plane. On the equatorial plane. And in this question, xy plane itself is equatorial plane. Itself equatorial plane. So V is 0 at both points, at both the given points. भाई सारे points पर है तो both the given points पर भी है ना, on both the given points. So work will be 0. No work. How would your answer change if the path of test charge between same point is not along axis but along every other? कोई भी हो जी. Work will be same for all the paths. हाँ, तो यहाँ पे देखिए C का आंसर. Work will be same for all the paths. All the paths, because electric field is a conservative field and work done does not depend upon the path. तो सब के लिए सेम होगा. आगे क्वेश्चन करते हैं. If the above point charges are now placed in the same position in an uniform electric field E, okay, what would be the potential energy of the charge system in its orientation of unstable equilibrium? अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो देखो डी वाली बात कर रहे हैं. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा तब होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है. तो देखिए हियर P वेक्टर इट इज इक्वल टू Q इंटू 2A इज डायरेक्टेड माइनस Z एक्सिस, माइनस Z डायरेक्शन. देखो बेटा ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो ये थे दोनों चार्ज वो Z एक्सिस के अलोंग थे और प्लस चार्ज माइनस पर था और पॉजिटिव चार्ज उस पर था. आप चाहें तो यहां डायग्राम फिर से बना सकते हैं कि ये आपकी प्लस Z एक्सिस थी, आपका जो ये चार्ज था और एक माइनस Q चार्ज था. प्लस Q चार्ज आपका जो था वो माइनस A पोजीशन पर था और माइनस Q चार्ज प्लस A पोजीशन पर था. ये बोर्ड रखा है, आप देखिए सवाल के अंदर बोर्ड रखा होगा, ये रखा. प्लस Q चार्ज माइनस A पोजीशन पे है, माइनस Q चार्ज प्लस A पोजीशन पे है. इसका मतलब डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगी, इधर आएगी, है ना. अच्छा, अब हम चाहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखिए टू क्रिएट पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, unstable equilibrium, to create position of unstable equilibrium, to create position of unstable equilibrium, है ना. We should, to create position of unstable equilibrium, we should keep P vector and E vector, anti-parallel. एंटी पैरेलल का मतलब है एंगल 180 डिग्री. 180 डिग्री होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड डायरेक्ट इन माइनस Z डायरेक्शन, उल्टा चलना चाहिए बेटा. है P वेक्टर आपका सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी दिस, है ना. तो देखिए P वेक्टर है Q इंटू 2A माइनस K कैप, ये P वेक्टर है. सो E वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू E प्लस K कैप, ये होना चाहिए. अब देखिए यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया है,
व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इको सिस्टम इन, अच्छा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। इफ दी अब जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस, तो हमने चारों में जस्टिफाई कर दिया है, ये आपका वो आएगा। तो यू देखिए आपका क्या आएगा, u इक्वल टू होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। p है बेटा q इंटू टू ए, ई आपका e है, एंगल है cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री है तो ये -1 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस q 2a इंटू ई। ये आपके आंसर हो गए यहां तक, करेक्ट। अब हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये देखो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर फिर आप उन सवालों को रख क्यों रहे हो। एक्चुअल में यही तो बात है, चाहता हूं कि अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, ये रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आए उसी ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में पेपर में क्वेश्चन है, मतलब उसी ऑर्डर, ठीक है। चलिए नमस्ते, अगला लेक्चर इसके बाद आएगा।